दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पंक्चुएशन मार्क की, और ये होते हैं विराम चिन्ह। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, हिंदी के लिए भी है और इंग्लिश से। तो हिंदी ग्रामर का टॉपिक भी है और इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक भी है, तो दोनों भाषा में हम इसको हल करेंगे। ये NCERT, RBSC और CBSE बोर्ड के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस पर आधारित है और सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला टॉपिक है। तो ये क्लास 3 से लेकर के 12 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज़रूर सभी स्टूडेंट देखें, लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात कर लेते हैं आज का जो हमारा ये पंक्चुअल मार्क है, ये विराम चिन्ह है। हिंदी में इसको विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में डिटेल से। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंग्लिश में कि पंक्चुअल मार्क्स होते क्या है। पंक्चुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए ये जो विराम चिन्ह होते हैं ये हिंदी और इंग्लिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वी ऑफन यूज पंक्चुअल मार्क्स एट द टाइम ऑफ राइटिंग, और ये हम लेखन के समय इनका उपयोग करते हैं कि लेखन हमारी शुद्ध हो जाए। तो बात कर लेते हैं। इट इंडिकेट द टाइप ऑफ सेंटेंस एंड द प्लेस। ये एक वाक्य के प्रकार और किस वाक्य में कौन सी जगह प्रयुक्त होने हैं और वाक्य के अर्थ को सही करना है, कि अगर हम इन पंक्चुअल मार्क्स यानी विराम चिन्ह का सही तरीके से यूज नहीं करते हैं तो हमारे वाक्य का जो भावार्थ है, अर्थ है, यानी कहने का जो भाव है वो स्पष्ट न होकर के वो गलत हो सकते हैं। तो चलते हैं बात करते हैं इसी डेफिनेशन के साथ में हिंदी में बात कर लेते हैं। तो हिंदी में अगर बात करें तो इसी की ये जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं ये हिंदी और अंग्रेजी में विराम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। विराम चिन्ह का उपयोग लिखते समय किया जाता है जब हम भाषा लेखन का कार्य करते हैं। जब भी हम कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, इनका लिखने का जो कार्य करते हैं और उसके सेंटेंस लिखे जाते हैं यानी वाक्य, तो इन वाक्यों में हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस को मीनिंगफुल राइट करना चाहते हैं। तो ये हमारा पंक्चुअल मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हिंदी सही और शुद्ध हिंदी लिखने के लिए आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना ही होगा। और साथ में इसे वाक्य के प्रकार और उसके स्थान के बारे में भी आपको जानकारी देता है कि इन विराम चिन्ह के प्रयोग से आप वाक्य को बता सकते हैं कि कौन सा वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है और कहाँ पर उचित विराम चिन्ह लगाते हैं। तो आज हम ये सारे डिटेल से पढ़ेंगे। तो बने रहे मेरे साथ में इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस प्रकार के स्टडी मटेरियल आपको प्राप्त होता रहेगा। ये विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो ज़रूर इसको देख लीजिए लास्ट तक। अब हम बात करेंगे विराम चिन्ह के, जो इनके विराम चिन्ह वाक्य के अनुसार बदलते हैं। देखिए अलग अलग वाक्य में अलग अलग विराम चिन्ह होते हैं। अलग सेंटेंस के लिए अलग पंक्चुअल मार्क्स होंगे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। पंक्चुअल मार्क्स वो होते हैं जो हम सेंटेंस में रुकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम कौन कौन से पंक्चुअल मार्क्स यूज कर सकते हैं। चलते हैं इसी में बात कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ पंक्चुअल मार्क्स। पंक्चुअल मार्क्स का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ की बात करें, एक वर्ड की बात करें जो पंक्चुअल मार्क्स है इसकी, तो पंक्चुअल मीन से स्टॉपिंग और स्टॉपिंग की वाक्य में, यहाँ पे स्टॉपिंग का मतलब होता है रुकना और वाक्य में लय का उतरना चढ़ना, यानी हम हमारी आवाज़ को कभी कम या ज़्यादा करते हैं तो वो किस प्रकार से करते हैं। और इसी में हम बात कर लेते हैं विराम चिन्ह का अर्थ। देखिए हिंदी में विराम चिन्ह का जो अर्थ होता है रुकना या ठहरना होता है, कि हम वाक्य में कहाँ पर रुकते हैं और कहाँ पर ठहरते हैं, इसके लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और चलते हैं बात करते हैं इसी के साथ में। पंक्चुअल हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एज वेल एज इंटोनेशन ड्यूरिंग रीडिंग। देखिए जो फंक्शन मार्क्स होते हैं ये
जो विराम चिन्ह होती है ये हमें निश्चित करते हैं कि एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर यानी संरचना क्या है, और इस संरचना के साथ साथ हमें जब हम वाक्य को या किसी सेंटेंस को रीड करते हैं तो हमें कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे हमारी लय को, जो हमारी राइम होती है उसको अप डाउन करना है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के साथ में हम इसको रीड कर सकते हैं। देखिए हिंदी में विराम चिन्ह पढ़ने के दौरान वाक्य की संरचना के रूप में अच्छी तरह से निर्धारित करते में हमारी मदद करते हैं कि हम किस प्रकार के वाक्य को पढ़ रहे हैं, कि ये इंटरोगेटिव है या सिंपल सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है और इसमें कहाँ पर उतार चढ़ाव आता है, इसके लिए हमें ये निर्धारित करते हैं। अब हम बात करेंगे जो विराम चिन्ह होती है उनकी परिभाषा। देखिए इंग्लिश में हम पहले जो फंक्चुअल मार्क्स है इसको हम हिंदी में भी साथ में कर रहे हैं ताकि हिंदी का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इंग्लिश का भी कंप्लीट हो जाए। विराम चिन्ह की परिभाषा वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है और उससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। कि देखिए जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो वाक्य को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में कहीं रुकते हैं, उतार चढ़ाव लाते हैं, जिससे हमारी जो भाषा होती है वो अर्थपूर्ण हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, तो उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये पंक्चुअल मार्क्स होते हैं। इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं और यही जो चिन्ह होते हैं विराम चिन्ह कहलाते हैं। देखिए भाषा में स्पष्टता लाने के लिए, वाक्य को सही करने के लिए जो उतार चढ़ाव लाते हैं उनके लिए कुछ संकेत यूज करते हैं और उस संकेत चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं विराम चिन्ह, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है, यदि विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखिए अर्थ है वो आप क्या कहना चाहते हैं और आप क्या कह सकते हैं ये हो जाएगा आपके साथ में। तो उदाहरण देखिए, इस उदाहरण में आपको यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं और इन तीनों सेंटेंस में आप देख करके हमें ये बताएंगे। जैसे पहला सेंटेंस दे रखा है, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि उसको रोकना है या जाने देना है, कोई पता नहीं है। आपका जो आप कहने वाले के भावों को नहीं समझ पाए, क्योंकि कहने वाला क्या कहना चाहता है। रोको मत जाने दो का मतलब कि या तो वो कहता है रोको या जाने दो, क्या कह रहा है हमें क्लियर पता नहीं चल पाता है। लेकिन हम दूसरे वाक्य को देखें तो उसने रोको के आगे कोमा लगा दिए और ये कोमा हमारी अल्प विराम है। अल्प विराम थोड़ा सा उन्हें रुका है, तो अब बोलने वाला कहता है रोको, रोक लो, मत जाने दो। इट मीन्स आप क्या करोगे, उस व्यक्ति को पकड़ लोगे। मान लो कोई चोर भाग रहा है, पीछे पुलिस भाग रही है और वो पुलिस वाला आपको कहता है रोको मत जाने दो, तब तो आप उसको पकड़ लोगे, जाने नहीं दोगे। लेकिन तीसरे सेंटेंस में आपको कह दिया जाए रोको मत जाने दो, तो इस भाव से आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, पकड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपके जो तीनों सेंटेंस है ये अलग अलग भाव। पहला तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे, देखिए डाउट में है कि वो तो रोकने के लिए कह रहा है या जाने के छोड़ने के लिए, लेकिन पता नहीं चलता है। लेकिन दूसरा सेंटेंस है वो रोकने के लिए कह रहा है, जाने के लिए नहीं, मत जाने दो। और इसी प्रकार से जो तीसरा है रोको मत, पकड़ो मत, छोड़ दो, जाने दो। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 जो उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरण में से हम देखते हैं कि पहला उदाहरण, इन तीनों उदाहरणों में पहला वाक्य अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। देखिए पहला जो वाक्य है उसके भावों से हमें कोई पता नहीं चलता है कि हमें क्या प्रक्रिया करनी है। हमें इस सेंटेंस को सुन करके, इस वाक्य को सुन करके हमें कोई स्पष्टता नहीं महसूस हो रही है कि हम क्या करें। जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ स्पष्ट हो रहा है। देखिए दूसरे वाक्य में उसने क्या है कि रोक लो, जाने ना दो, और तीसरे वाक्य में क्या कहा है, दूसरे का उल्टा अर्थ, यानी उसे मत रोको, जाने दो, छोड़ दो। तो इस प्रकार से आपको ये फंक्शन मार्क्स, जो पंक्चुअल मार्क्स है, जिसको हम विराम चिन्ह कहते हैं हिंदी में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से यूज करते हैं। तो आज हम जानेंगे ये फंक्शन मार्क्स कौन कौन से हैं, विराम चिन्ह कौन कौन से हैं और इनका प्रयोग कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है। जबकि तीनों वाक्यों में
वही शब्द है। देखिए तीनों वाक्य में शब्द वही है। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है कि दूसरे वाक्य में, तीनों वाक्यों में शब्द वही है, लेकिन एक छोटा सा जो अल्प विराम है वो तीनों के अर्थ को बदलता जा रहा है। इसी प्रकार से आगे तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से उसे आपको न रोकने के लिए कहा जा रहा है कि उसको रोकना नहीं है। तो देखिए उन्हीं शब्दों को सिर्फ एक अल्प विराम से किस प्रकार से अर्थ बदला जा सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं विराम चिन्ह की आवश्यकता। देखिए विराम चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह की परिभाषा पढ़ लिया आपने, विराम चिन्ह का महत्व समझ लिया आपने, विराम चिन्ह होते कौन से ये हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताया जा रहा है कि इनकी आवश्यकता क्यों है। विराम चिन्ह की आवश्यकता क्या है, जो पंक्चुएशन मार्क्स है इनकी क्या ज़रूरत है आपको। तो इसकी ज़रूरत ये है कि विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। देखिए आराम करना, विराम बोले तो आराम करना, स्टॉपिंग। स्टॉपिंग जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं न कहीं रुकना या ठहरना भी पड़ता है। देखिए एक व्यक्ति है, भागते जा रहा है, उसको कहीं न कहीं जरूर रुकना है और उसी रुकने को हम विराम कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। यदि इन चिन्हों का उपयोग नहीं किया जाए तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा आएगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो हमें भाव समझ नहीं आएगा, दूसरा हमारा जो विचार है उसको स्पष्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी सी क्या पूरी मुश्किल हो जाएगी, और वाक्य के एक दूसरे से उलझ जाएंगे। तब पाठक को व्यर्थ की माथापच्ची करनी पड़ेगी। जब एक रीडर होता है जो रीड करता है किसी भी टेक्स्ट को, यानी कोई भी स्टोरी है, पैराग्राफ है, एटसेट्रा जो भी है, और उसको अगर कोई रीडर है वो रीड कर रहा है और उसका मीनिंग जो क्लियर नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो उसका पढ़ने का बेकार है सारा कुछ, क्योंकि स्पष्ट मैसेज नहीं प्राप्त हो रहा है कि कहने वाला उसे क्या मैसेज देना चाहता है, बट कैंट क्लियर, लेकिन वह स्पष्ट नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या है, कहने का भाव भी हमारा व्यर्थ है। तो इसी प्रकार से इसकी आवश्यकता ये है कि एक तो हम कहने क्या चाहते हैं उसका भाव और विचार स्पष्ट करना है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आगे। देखिए पाठक के भाव बोध को सरल सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं कि जो रीडर है उसे स्पष्ट क्लियर जो मैसेज है वो समझ हो जाए, अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हम पंक्चुअल मार्क्स यूज करते हैं। सारांश हम इसको शॉर्टली कह सकते हैं, वाक्य के सुंदर गठन यानी एक सेंटेंस की मीनिंगफुल स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए और भावाभिव्यक्ति की संरचना और स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता है और इसलिए इसे उपयोगी माने जाते हैं कि विराम चिन्ह इसलिए उपयोगी होते हैं। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश की अगर डेफिनेशन से, इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ग्रामर पंक्चुअल मार्क्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। देखिए हिंदी और इंग्लिश में जो ग्रामर है और इस ग्रामर का ये जो टॉपिक है उसमें हम पंक्चुअल मार्क्स विराम चिन्ह को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो ये फॉलोइंग टाइप्स निम्न प्रकार से हैं, नीचे दिए गए हैं कौन कौन से विराम चिन्ह है, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये हिंदी और ये अंग्रेजी। व्याकरण में जो विराम चिन्ह है उसको निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से विराम चिन्ह है और उन विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज ये जो 3rd क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक हिंदी के जो टॉपिक है, यही टॉपिक आगे जाकर के कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो ज़रूर इनको अच्छी तरह लर्न करें और आगे जाकर के कंपटीशन एग्जाम में आप अपना सक्सेसफुल गोल अचीव करें। चलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके भी बताइए कैसा लगा है, आपका रिस्पॉन्स तो रहेगा, उसी के आधार पे वीडियो आगे मिलते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो पंक्चुअल मार्क्स विराम चिन्ह कौन कौन से है। देखिए यहाँ पे ये नंबरिंग दे रखी है, लेकिन ये आगे पीछे जिस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में विराम चिन्ह को पूर्ण विराम बोलते हैं और पूर्ण विराम ये है हमारा इस प्रकार का चिन्ह, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं और ये फुल स्टॉप का
चिन्ह है। फुल स्टॉप इस प्रकार से होता है, एक डॉटेड बिंदु होती है ये, और हिंदी में जो पूर्ण विराम होता है ये इस प्रकार से होता है। इनके प्रयोग किस प्रकार से होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे करते हैं, ये हम डिटेल से इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तो लास्ट तक जरूर चले। सेकंड नंबर पे हमारे पास है अल्प विराम, और यहाँ पे अल्प विराम का आपको चिन्ह दिया गया है और इसको इंग्लिश में कोमा कहते हैं। देखिए अल्प विराम कोमा दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का एक ही जैसा चिन्ह है। और अब आगे हमारे पास है अर्धविराम, 3 नंबर पे अर्धविराम। अर्धविराम को इंग्लिश में सेमीकोलन कहते हैं, और ये सेमीकोलन कोमा के ऊपर जैसे फुल स्टॉप वाला साइन लग करके ये दोनों मिल करके बन जाता है। इसी के साथ में आगे हमारे पास है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए साइन ऑफ इंटरोगेटिव, जिसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेटिव। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेटिव भी कहा जाता है। ये किसी पर्सन को पुट करने के लिए, बाकी जो इसकी डिटेल है वो हम आगे रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर विस्मयादि वाचक चिन्ह। इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, और इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क्स इसको। तो ये इस प्रकार से हिंदी का जो पूर्ण विराम और उसके नीचे फुल स्टॉप लग करके इस प्रकार से बना होता है। और ये जब हमें सरप्राइज होती है, हमें कोई दुख होता है, जब हमें किसी प्रकार की आश्चर्य होती है, तो इनका यूज होता है। और चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है 6 नंबर पे, ये है निर्देशक, जिसको इंग्लिश में डैश बोलते हैं। इस प्रकार से हम निर्देश देते हैं कि किसी सेंटेंस की और जो डिटेल वगैरह होती है। आगे 7 नंबर पे हमारे पास है योजक, जिसको हाइफन बोलते हैं। देखिए योजक शब्द होती है वो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए बीच के जो प्रयोग किया जाता है, जैसे द्वंद्व समास में मोस्टली होता है। अब आगे हमारे पास है 8 नंबर पे उद्धरण चिन्ह। देखिए उद्धरण चिन्ह को इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, और कुछ लोग क्या कहते हैं, इसे 66-99 की संज्ञा भी देते हैं, कि जैसे मैथ में जिस प्रकार से 66 और 99 होते हैं इस प्रकार से, तो हिंदी में ये उद्धरण चिन्ह कहलाता है और इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग, हम किसी भी डिटेल से कोई अगर बताना चाहते हैं तो उसके आगे ये संकेत, ये जो चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं। जो विराम चिन्ह है ये विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग। और आगे अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी यहाँ पे ये किसी शब्द के ऊपर लगा होता है, जिसको इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी कहा जाता है। और वैसे अगर कहे तो ये एक लोप चिन्ह कहलाता है, अक्सर लोप कह सकते हैं, कि किसी यहाँ पे एक जो कोई अक्षर होता है मिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये टोटल फंक्शन मार्क्स जो 10 है टोन, और इसमें ये सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों के विराम चिन्ह है। तो ज़रूर आप इनको अच्छी तरह याद कर ले, लर्न कर ले, सीख ले, और हो सके तो नोटबुक में नोट कर ले। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे पहले जो हमारा पंक्चुअल मार्क्स, और हम इंग्लिश और हिंदी इसको दोनों में पढ़ेंगे, तो ये आपका हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का टॉपिक साथ साथ में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कहेंगे फुल स्टॉप। देखिए फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप होता है इस प्रकार का संकेत, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम ये होता है। अब देखिए बात करते हैं इन हिंदी, सबसे पहले हिंदी की बात करेंगे। फुल स्टॉप कम्स आफ्टर द एंड ऑफ ए सेंटेंस। हिंदी में जो पूर्ण विराम होता है वो वाक्य के अंत में आता है, कि कोई भी वाक्य समाप्त हो जाता है उस वाक्य के अंत में ये पूर्ण विराम आता है। और बात करेंगे इन इंग्लिश, और इंग्लिश में वी यूज फुल स्टॉप, और इस प्रकार से ये चिन्ह होते हैं। बट इन हिंदी, हिंदी में हिंदी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस प्रकार के चिन्ह से, ए वर्टिकल लाइन, एक खड़ी लाइन होती है जो फुल स्टॉप या पूर्ण विराम कहते हैं। हिंदी में इसको पूर्ण विराम कहते हैं, और अंग्रेजी में ये फुल स्टॉप कहलाता है। दोनों के
अलग अलग चिन्ह है, लेकिन होता वाक्य के अंत में, किसी भी सेंटेंस के एंड में यूज किया जाता है, जो फुल स्टॉप और पूर्ण विराम। अब हिंदी में और इंग्लिश में कुछ इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। हिंदी में बात कर लेते हैं। पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य के अंत में करते हैं और उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जो पूर्ण विराम है, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, और ये सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के अंत में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब आगे हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल और है। फुल स्टॉप का प्रयोग किसी भी ऐसे वाक्य के अंत में किया जाता है। देखिए, आपने ये नहीं पूछा कि सर कौन से सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लग सकता है, पूर्ण विराम लग सकता है, तो यही हम जानेंगे। जो न तो वाक्य प्रश्नवाचक हो, यानी प्रश्नवाचक वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगता है, पूर्ण विराम नहीं लगता है, और विस्मयादि बोधक, एक तो इंटरोगेटिव और एक एक्सक्लेमेटिव, दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगते, इनके अलग साइन होते हैं। यदि बल्कि जिस वाक्य में बात पूर्णतः समाप्त हो जाती है, यानी जो बात कहने के समाप्त हो जाती है, वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना मतलब सीधा सा स्टॉप करना होता है, यानी वाक्य खत्म हो गया है। देखिए, एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा जो आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इन दोनों के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं यूज किया जाता है। जहाँ पे आपका सेंटेंस पूर्णतया समाप्त हो जाता है, वाक्य पूरा हो जाता है, आपका सेंटेंस खत्म हो जाता है, वहाँ पे फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगता है। अब हम इंग्लिश में इसकी बात करेंगे। फुल स्टॉप इंडिकेट द एंड ऑफ सेंटेंस। देखिए, जो फुल स्टॉप होते हैं ना, ये वाक्य की समाप्ति दर्शाता है कि आपका वाक्य समाप्त हो गया, आपकी बात समाप्त हो गई है। यूज्ड विद सेंटेंस विच आर नाइदर इंटरोगेटिव नॉर एक्सक्लेमेटरी। वो ना तो आपका इंटरोगेटिव हो, जो प्रश्नवाचक हो, और ना ही आपका एक्सक्लेमेटरी, यानी आपका विस्मयादि बोधक वाक्य हो। तो इन दोनों ही वाक्य वाले नहीं हो, उनके फुल स्टॉप यूज कर लेंगे आप। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप एग्जाम्पल देख करके समझ जाएंगे। आपके पास एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी में। राम पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पे ये बात पूरी हो गई। मैंने आपको बताना था राम पुस्तक पढ़ रहा है, मैंने जो बात कहनी थी वो बात पूरी हो गई। इसका मतलब यहाँ पे हिंदी में पूर्ण विराम लग गया। राम इज रीडिंग ए बुक, ये बात भी इंग्लिश में मैंने कह दी। राम इज रीडिंग ए बुक, इट मीन्स मेरी बात स्टॉप हो गई, और स्टॉप होने से फुल स्टॉप लग गया। नेक्स्ट, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैंने ये भी बात आपको कह दी। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, बात कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया, हिंदी में पूर्ण विराम। आई एम गोइंग टू स्कूल और फुल स्टॉप, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, सेंटेंस इज एंड, सेंटेंस समाप्त हो गया है। सो वी यूज फुल स्टॉप, और हम फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, एक सेंटेंस और है हमारे सामने। मैं आ रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया मैं आ रहा हूँ, और मेरी बात कंप्लीट होगी, सो मैंने पूर्ण विराम प्रयोग में लिया है। आई एम कमिंग, फुल स्टॉप, आई एम कमिंग और फुल स्टॉप लग गया। इस प्रकार के जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। सुन करके, लिख करके, बोल करके, डेली बार बार बोलेंगे और आप अपनी लाइफ में यूज करके इस प्रकार से आप इंग्लिश को भी कुछ हद तक सीख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल और दिखा देते हैं आपको। राम अच्छा लड़का है, मैंने राम की प्रशंसा कर दी, राम अच्छा लड़का है, और वाक्य पूर्ण विराम लग गया। इसी प्रकार से राम इज ए गुड बॉय, इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीट हो गया और फुल स्टॉप लग गया। अब चलते हैं भई, हमारे पास जो सेकंड नंबर का पंक्चुअल मार्क्स है, सेकंड नंबर जो विराम चिन्ह है वो है कोमा। देखिए, कोमा, यहाँ पे आपको कोमा का चिन्ह दिया गया है,
और कोमा को अल्प विराम कहते हैं और यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह भी दिया गया है। दोनों एक जैसे चिन्ह होते हैं, आपको कोई डाउट नहीं है। नाम अलग है, कोमा है उसको हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। और अब मैं आपको बात बता दूं कि अल्प का मीन्स होता है थोड़ा, हिंदी में अगर बात करें तो थोड़ा, और इंग्लिश में अगर अब हम बात करें अल्प तो फ्यू, वेरी फ्यू या लिटिल, ठीक है, कि हम एक थोड़े से समय के लिए। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि अल्प विराम होता क्या है। जब आपको किसी वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा बोले तो थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा विराम देना हो तो कोमा का प्रयोग किया जाता है। आपको कोमा यूज करनी है, जिसको हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। इंग्लिश में आप कोमा यूज करेंगे और हिंदी में आप अल्प विराम चिन्ह यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखना दोनों एक ही होते हैं, एक ही जैसी है। अब आगे देखते हैं हम इसी के, तो अब हम इंग्लिश की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। व्हील स्पीकिंग व्हेन यू नीड टू गिव ए शॉर्ट प्योज का अर्थ होता है थोड़ा सा ठहरना। इन ए सेंटेंस, एक वाक्य के बीच में अगर आपको थोड़ा सा रुकना है, अल्प विराम वाली बात, शॉर्ट प्योज, कोमा इज यूज्ड और कोमा यूज करनी है। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, कुछ सेंटेंस दिए गए नीचे, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कोमा कहाँ यूज की जाती है। कोमा कहाँ यूज की जाती है, किन किन शब्दों के या कौन से सेंटेंस में कोमा यूज की जाती है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में देखेंगे, कोमा इज यूज्ड बिटवीन, ध्यान रखना बिटवीन होती है दो के बीच में, टू सेंटेंसेज दैट कंटेन टू सिमिलर क्लूज और ए कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, एक वाक्य, दो वाक्य, या हम कह सकते हैं दो क्लूज, या हम कह सकते हैं दो कंपाउंड सेंटेंस, जो दो मिश्रित वाक्य होते हैं, दो सेम क्लूज होते हैं, दोनों जिसमें दोनों सेम तत्व होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मान लो राम एंड श्याम, तो इस प्रकार से। और इन सेंटेंस के लिए हम सेम सिंबल यूज इन इंग्लिश, और ये इंग्लिश में यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हिंदी की। अल्प विराम का प्रयोग दो वाक्य खंडों, यानी दो जो वाक्य के टुकड़े होते हैं या टू सेंटेंस पार्ट के बीच में किया जाता है, उन्हें अल्प विराम चिन्ह कहते हैं या अल्प विराम कहते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल आपको दिया गया है यहाँ पे। एग्जाम्पल देखिए, राम, सीता, पूनम और मोहन विद्यालय जा रहे हैं। हमारा यहाँ पे वाक्य पूर्ण हो गया तब तो पूर्ण विराम है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जे राम भी, सीता, पूनम, मोहन ये सभी एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे, लेकिन जो लास्ट वाला एलिमेंट्स है उसके पहले और शब्द जोड़ेंगे, वहाँ पे कोमा यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे राम के आगे हमने कोमा जो अल्प विराम है, सीता के आगे भी कोमा या अल्प विराम है, इस प्रकार से यूज किया है। और अब हम एक ऐसा ही एग्जाम्पल सेम जो इंग्लिश में, राम, सीता, पूनम एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए फुल स्टॉप यूज हो रहा है और यहाँ पे ये हमारी कोमा यूज की जा रही है। तो इसमें क्या है, सेम क्लूज, सेम सेंटेंस, और जिसमें कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनको जब हम यूज करते हैं तो कोमा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल और है, और इस एग्जाम्पल में देखेंगे राम कम हेयर। देखिए जब हम किसी को पुकारते हैं तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, राम यहाँ आओ, राम यहाँ आओ, और इस प्रकार के सेंटेंस में भी आप कोमा अल्प विराम यूज कर सकते हैं। देखिए आगे आपको यहाँ पे दिया गया है सेंटेंस, आई हैव मेनी फ्रेंड्स सच एज राम, श्याम, गोपाल, मुकेश एट्सेट्रा। देखिए आई हैव मेनी फ्रेंड्स सच एज, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, कई दोस्त हैं, सच एज यानी जैसे कि राम, श्याम, गोपाल, मुकेश एट्सेट्रा यानी आदि। इसी प्रकार से हम आगे, तो यहाँ पे हमारे पास कि मेरे कई दोस्त हैं जैसे राम, श्याम, गोपाल, मुकेश आदि। तो इस प्रकार से हम इन
एक जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हम कोमा यूज करते हैं। फिर यहाँ पे आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ़ ही कम्स आई विल नॉट कम। देखिए इस प्रकार वाले सशर्त वाले वाक्य में अगर वो आया तो मैं नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे इसमें कोमा लग जाएगी हिंदी के सेंटेंस में, और इंग्लिश के सेंटेंस में यहाँ पे कोमा लगी है। चलते हैं इसी प्रकार से आगे। हमारे पास जो थर्ड नंबर है ये हमारा है सेमी कोलन। देखिए सेमी कोलन ये कोमा से थोड़ा सा कम टाइम का होता है। सेमी कोलन जिसका चिन्ह आपको यहाँ दिखाई दिया है, इसको हिंदी में अर्धविराम कहते हैं, और ये अर्धविराम का चिन्ह यहाँ दिया हुआ है। सेमी कोलन इज यूज्ड व्हेन टू सेंटेंस सच एज कंपाउंड एंड मिक्स सेंटेंस आर ऑफ अपोजिट इन नेचर। देखिए जब वे दो सेंटेंस, कौन से, एक तो कंपाउंड और एक मिक्स्ड सेंटेंस, एक तो मिश्रित वाक्य और एक संयुक्त वाक्य, दोनों जब अपोजिट हो अपने एक दूसरे में, दिस मार्क शोवन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पेशल सेंटेंस, और इनमें से इम्पोर्टेंट या जो सेंटेंस है उसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके हिंदी की। अर्धविराम का उपयोग यौगिक और मिश्रित, देखिए यहाँ पे संयुक्त और मिश्रित वाक्यों के बीच में किया जाता है। ये विराम चिन्ह किसी विशेष वाक्य पर जोर देने के बीच में या मुख्य वाक्य के प्रयोग के बाद किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि दो सेंटेंस होते हैं, एक तो जिसको हम कंपाउंड और मिक्स सेंटेंस कह सकते हैं, जो इसमें यौगिक और मिश्रित होता है, संयुक्त और मिश्रित होते हैं। इन दोनों में इनके बीच में किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट या मेन सेंटेंस होता है उसके बाद किया जाता है। तो चलते हैं देख लेते हैं आगे। हमारे पास यहाँ कुछ एग्जांपल्स है जो आपको यहाँ बताए गए हैं। इस सेंटेंस में एग्जांपल आपको यहाँ दिए गए हैं, आपको ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए नहीं तो परिणाम गलत आएगा। देखिए आपको यहाँ पे दो सेंटेंस दिया गया है। पहला सेंटेंस क्या है, मेन है, क्या करना है आपको, अध्ययन करना है। कितना करना है, ज़्यादा करना है। नहीं, अगर कम किया नहीं किया तो क्या होगा, नहीं तो फिर परिणाम गलत होगा। आप जानते हो क्या परिणाम होगा। इसी प्रकार से आगे, यू शुड स्टडी टू मच, आपको जो स्टडी है वो अत्यधिक करनी चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट विल वर्स, नहीं तो रिजल्ट क्या होगा, खराब होगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, सेमी कोलन का यूज किया गया है। ये सेमी कोलन, देखिए पहला सेंटेंस क्या है, इम्पोर्टेंट है, उसका महत्व बताया गया है, उसको स्पेशल किया गया है, और उसके बाद सेमी कोलन का जो यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल और है। इस एग्जाम्पल में आपको ये बताया गया, आपको तेज दौड़ना चाहिए अन्यथा आपकी ट्रेन चूक सकती है। देखिए पहला सेंटेंस आपका इम्पोर्टेंट है कि अगर आप तेज नहीं दौड़ेंगे तो ट्रेन जा सकती है, आपकी ट्रेन मिस हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि इसमें जो सेमीकोलन यूज करना है। इंग्लिश का सेंटेंस, यू शुड रन वेरी फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, कि आप रन फास्ट, यू शुड रन फास्ट और सेमीकोलन, यहाँ पे आपका सेमीकोलन का जो पंक्चुअल मार्क्स है, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। चलते हैं इसी के साथ में अब बात करते हैं 4 नंबर। जो 4 नंबर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव मार्क्स, क्वेश्चन मार्क, और ये होता है इंटरोगेटिव साइन। क्वेश्चन मार्क और ये है प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, और ये चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगता है। जो सेंटेंस आपके WH वर्ड से, WH वर्ड व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, विच, ये सारे हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, ये सारे WH वर्ड है। यह आपका सेंटेंस जब किसी क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए तो इसके लास्ट में आपको इंटरोगेटिव साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह यूज करना है। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, दिस मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में आपको यूज करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस और
दिस फंक्शन मार्क्स इज यूज टू डिफाइन ए क्वेश्चन। और ये क्या करता है, एक क्वेश्चन को डिफाइन करता है। आपका जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क लगते ही आपका वो सेंटेंस क्या हो जाएंगे, एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, वो क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्यों का उपयोग सवाल पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके सामने है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट करके भी हमें बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या आप मेरे साथ चाय लेंगे। चाय का टाइम हो गया, क्या आप मेरे साथ चाय लेंगे। और इंग्लिश में इसके लास्ट में इंटरोगेटिव साइन है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इंग्लिश में एग्जाम्पल देख लेते हैं, वुड यू टेक टी विद मी, और इंटरोगेटिव साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह, और इससे आपका सेंटेंस बन गया, क्या आप मेरे साथ चाय लेंगे, वुड यू टेक टी विद मी। और आप इस प्रकार के सेंटेंस को डेली लाइफ में बोल करके भी आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में आगे एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, और ये एग्जाम्पल है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। और ये आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको इंटरोगेटिव साइन यूज करना है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। और इट मीन्स ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इंटरोगेटिव साइन यूज हो गया। एक एग्जाम्पल हमारे सामने और है, आपका घर कौन सा है, विच इज योर हाउस, आपका घर कौन सा है। तो दोनों पर्सन पूछ रहे हैं और ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो साइन ऑफ इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं इसको, यूज किया गया है। अब हमारे पास है जो एक्सक्लेमेशन, ये हमारे पास है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। और एक्सक्लेमेशन मार्क्स में इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। और इसका ये जो चिन्ह है ये आपके सामने यहाँ दर्शाया गया है कि ये चिन्ह है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों एक ही चिन्ह यूज होता है, लेकिन इसके जो नेम है वो एक्सक्लेमेशन हिंदी इंग्लिश में और विस्मयादिबोधक हिंदी में है। यह चिन्ह ऐसे वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है जिसमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। देखिए इसमें सडन एक्सप्रेस होता है, अचानक कोई ना कोई फीलिंग होती है। और वो फीलिंग किस प्रकार से हो सकती है, जैसे यहाँ पे कि अचानक हुई किसी घटना से मन की भावना कि अचानक अगर आपको कोई खुशी, दुख, तकलीफ इससे कुछ प्राप्त होता है और उसके आधार पे आप क्या दर्शाना चाहते हैं, इसी प्रकार से होगा। देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और आपके फेवरेट स्टार ने एक सिक्स लगा दी, बॉल बाउंड्री की पार जा रही है, तो आप क्या करेंगे, टीवी के सामने अचानक से चिल्लाएंगे वाह। और ये क्या है, आपका एक्सक्लेमेटिव भाव है, आपको क्या हुआ है, खुशी हुई है। तो इसी प्रकार से व्यक्त होना है, जैसे खुशी, दुख प्रकट होना या हैरान होना, नाराज़गी जाहिर करना, शाबाशी देना, दुआ देना आदि। और नीचे दिए गए कुछ उदाहरण है जो याद कर लीजिए और जब भी मौका मिले तो अपने जीवन में प्रयोग कीजिए और आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप किसी को कुछ शाबाशी देना चाहते हैं, आप अपनी खुशी प्रकट करना चाहते हैं, या आप अपने जैसे मौका मिले उसी प्रकार से आप कि आपको खुशी हो तो आप लोगों को खुशी और लोगों को आप आशीर्वाद भी दे सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हमारे सामने है, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। और यहाँ पे हमने ये जो एक्सक्लेमेटिव साइन और विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज किया है। इंग्लिश में गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। और ये हमने जो एक्सक्लेमेटिव या एक्सक्लेमेशन साइन यूज किया है। इसी के साथ में आगे हमारे पास देखिए हमने क्या क्या बोला है, जब हम कोई कार्य करता है और हम उसे शाबाश देना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो हम क्या कहेंगे वो। और ये
वो इसके आगे ये एक्सक्लेमेटरी साइन विस्मयादिबोधक चिन्ह है। जैसे गजब या बढ़िया, बहुत बढ़िया, इस प्रकार से कहेंगे तो ये हमारे पास वंडरफुल, गजब, बहुत बढ़िया, जिसको हम वंडरफुल कह सकते हैं। और चलते हैं, यहाँ पे आपके सामने और है, इसमें भगवान की दया से, भगवान की दया से या प्रभु की कृपा से, तो बाय गॉड ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस और एक्सक्लेमेटिव साइन जो हमने यूज किया है, एक्सक्लेमेटिव साइन जो यूज किया है। और इसी के साथ में जब आप किसी को कहोगे बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, तो आपका ये हाव भाव एक्सप्रेस हो रहा है कि आप किसी को खुश होकर के बधाई दे रहे हो। बधाई हो इंग्लिश में कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन, और आप इस प्रकार के सेंटेंस बोल सकते हैं साथ साथ में। और चलते हैं आगे, भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके भी बता दें कि आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपलोड होगा तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके जो शेष पंक्चुअल मार्क्स है, जो विराम चिन्ह रह गए हैं, वो अगले टॉपिक में आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।